हेलो बालकों, फिजिक्स बाई हेमंत सर में आप लोगों का स्वागत है। मैं क्लास 12 की फिजिक्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 9 लेक्चर में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। आज मैं आप लोगों को लेक्चर नंबर 10 पढ़ाने वाला हूं। कौन सा लेक्चर वाला? लेक्चर नंबर 10। और जो लेक्चर नंबर 10 की जो मेन हेडिंग है वो है आप लोग की वैद्युत क्षेत्र। क्या है? वैद्युत क्षेत्र। और इसमें हम लोग तथा वैद्युत क्षेत्र, यही मेरी मेन हेडिंग है। वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ हम लोग वैद्युत बल रेखा के गुण भी पढ़ेंगे। ठीक, आ जाओ बेटा। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है रियल में? तो ऐसा पाया गया कि जैसे आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे कि अगर मेरे पास कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना है, स्मॉल है, कि अपनी चारों तरफ गुरुत्वीय क्षेत्र फैला कर रखता है। कौन सा क्षेत्र फैलाता है? गुरुत्व क्षेत्र फैला कर रखता है। ये क्लास 11th में आप लोग पढ़े होंगे। क्लास 10th में पढ़े होंगे कि जब कोई हमारे पास ये चुंबक है, मान लेते ये क्या है? चुंबक है। तो चुंबक अपनी चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र फैला के रखता है। कौन सा क्षेत्र फैला के रखता है बेटा? चुंबकीय क्षेत्र। ठीक वैसे ही जिस प्रकार से द्रव्यमान अपनी चारों तरफ गुरुत्व क्षेत्र फैलाता है और चुंबक अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र फैलाता है, ठीक वैसे ही अगर मेरे पास कोई आवेशित वस्तु है, जैसे ये मेरे पास आवेशित वस्तु है, ये चाक, ये अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र फैला कर रखता है। तो इसके चारों ओर का जो क्षेत्र रहेगा उस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। उसके चारों ओर के क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब कैसे पता कि इसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र है? तो जैसे आप अगर कोई भी आवेशित वस्तु आपने ले रखा है तो इसकी चारों तरफ, ये अपनी चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र बनाकर रखेगा। कौन सा क्षेत्र बनाकर रखता है? वैद्युत क्षेत्र। द्रव्यमान के कारण गुरुत्व क्षेत्र, चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक उसी प्रकार से विद्युत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र होता है। ठीक, अगर अब आपसे पूछा जाए कि यहां पर विद्युत क्षेत्र यस है कि नहीं है, एस और नो, आपसे पूछा जाए कि वैद्युत क्षेत्र एस है और नो है, तो इस बात का पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बाहर से एक हम आवेश लेते हैं। जैसे इस आवेश को हम नाम दे देते हैं क्यू नॉट, और हम बाहर से एक आवेश को लाते हैं, इसके अंदर हम ले जाकर रख देते हैं, वैद्युत क्षेत्र के अंदर ले जाकर रख देते हैं। तो रखते मंतर ही जैसे यहां पर इस आवेश को हम रखेंगे, ये वाला आवेश इस वाले आवेश पर तुरंत क्या लगाने लगता है? बल। आप लोग कूलाम के नियम में आप पहले से पढ़ चुके हो। किस नियम में? कूलाम के नियम में पढ़ चुके हो कि जब आवेश का सामना आवेश से होता है, किसका सामना? आवेश का सामना आवेश से होता है, तो एक आवेश दूसरी आवेश पर तुरंत बल लगाना शुरू कर देता है। जैसे हम लोग अपना विमान, भारत वाले अगर ले जाकर अपना विमान, कोई भी विमान वगैरह लिए हैं, अगर पाकिस्तान के क्षेत्र में चले जाएंगे तो पाकिस्तान वाला दाएं दे बल लगा देगा कि नहीं? ऑन द स्पॉट पाकिस्तान वाले बल लगा देंगे। और पाकिस्तान का कोई पायलट अपना विमान लेकर मेरे इंडिया में अगर आ जाएगा तो हम लोग भी दाएं दे मार के उसको उड़ा देते हैं। ठीक वैसे ही जब एक इंसान दूसरे इंसान के क्षेत्र में जाता है तो दूसरा इंसान पहले पर तुरंत क्या लगाने लगता है? बल। उसी प्रकार जब किसी एक आवेश का सामना दूसरी आवेश से होता है तो ये वाला आवेश इस वाले आवेश पर तुरंत बल लगाने लगता है, जैसा कि आप कूलाम के नियम में पढ़ लिए हो। अब ये बल कैसे लगाया है? तो इसका मतलब अगर इस आवेश को हम यहां पर ला दिए और इस आवेश पर बल लगने लगा है तो हम ये समझ जाएंगे कि इसका वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव इस पर पड़ रहा है। तो ये बल इस पर किस कारण से लगाया है? क्योंकि इस आवेश के क्षेत्र में ये आवेश आया है। ठीक, तो अब इस तरीके से मुझे अगर इस पर बल लग रहा है, अगर ये बल का अनुभव कर रहा है, तब तो हम कहेंगे कि क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र है। अगर बल नहीं लगेगा तब हम कहेंगे क्षेत्र भी नहीं है। तो इससे यह पता चला है कि जब किसी आवेश, अगर मेरे पास कोई आवेश है
तो अपनी चारों तरफ क्या फैला कर रखता है, वैद्युत क्षेत्र रखता है। और उसके क्षेत्र में अगर मैं बाहर से कोई भी आवेश लाकर रख दूं तो वह आवेश, बाहर वाला जो आवेश है, वो तुरंत बल का अनुभव करने लगता है। तो इससे सिद्ध होता है कि पहले आवेश का वैद्युत क्षेत्र उसके चारों तरफ फैला हुआ है। अगर बल का अनुभव नहीं करेगा तो हम कहेंगे वहां पर उसका कोई क्षेत्र नहीं है। जैसे इस आवेश को हम पहले से रखे हैं, ये चारों तरफ अपना वैद्युत क्षेत्र बनाया पड़ा हुआ है। अब बाहर से इसको लाइए, तुरंत बल का अनुभव करेगा, तब हम कहेंगे कि इस पर बल किस आवेश के कारण लग रहा है, क्यू आवेश के कारण इस पर बल लग रहा है। ठीक, तो अब आप मिला जुला कर डिफिनेशन क्या पाए हो, इन्वर्टेड कामा में डिफिनेशन अब क्या पाने वाले हो। एक लाइन में हम इसको समराइज करते हैं। क्या समराइज करते हैं कि किसी आवेश, ये आवेश है, इसी का हमें क्षेत्र बताना है। तो जिस आवेश का क्षेत्र बताना होगा उसी के लिए बात करेंगे। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेशित वस्तु, ये अन्य आवेशित वस्तु, जिसमें अन्य आवेशित वस्तु आकर्षण या प्रतिकर्षण वैद्युत बल का अनुभव करता है। ठीक, वैद्युत बल आपको पहले से पता है दो प्रकार का होता है, या तो आकर्षण बल होगा या तो प्रतिकर्षण बल होगा। तो आवेश की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है बालक, बोलो बोलो, आवेश की प्रकृति पर। तो इन्वर्टेड कामा में आप क्या डिफिनेशन लिखेंगे, बोलो जल्दी से, थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग है। क्या लिखोगे, बोल दो जल्दी से, क्या लिखोगे। कहोगे सर जी किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेशित वस्तु आकर्षण या प्रतिकर्षण वैद्युत बल का अनुभव करता है। बोलो क्या लिखोगे, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेशित वस्तु वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक, अब मैं यहां तक वैद्युत क्षेत्र का डिफिनेशन में जान चुका हूं। अब मैं ये बात जान चुका हूं कि अगर मेरे पास कोई भी आवेश है तो अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र, उसके चारों ओर का जो क्षेत्र होगा उस क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेशित वस्तु आकर्षण या प्रतिकर्षण वैद्युत बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक, अब ये वैद्युत क्षेत्र अपना डेवलप कैसे करता है, जैसे आपके पास एक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब अगर आपके पास है, ठीक, तो जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब को आप ऑन करते हो, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब को आप क्या करते हो, ऑन करते हो, ठीक, तो ऑन करते मंत्र जैसे ऑन करते हो तो उसके बल्ब के चारों तरफ क्या फैल जाता है, प्रकाश की किरण। बल्ब के चारों तरफ क्या फैल जाता है, प्रकाश की किरण। तो ठीक इसका मतलब क्या है कि प्रकाश की किरण जितने क्षेत्र तक फैला रहेगा वो प्रकाश का क्षेत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रकाश का क्षेत्र। ठीक वैसे ही अगर आप कोई भी आवेशित वस्तु रखे हो तो तुरंत अपनी चारों तरफ जैसे बल्ब प्रकाश की किरण फैलाता है, ठीक उसी प्रकार आवेश अपने चारों तरफ वैद्युत बल रेखा फैलाता है। आवेश अपने चारों तरफ क्या फैलाता है, वैद्युत बल रेखा फैला देता है। ठीक, और वैद्युत बल रेखा जितने क्षेत्र तक फैले रहेगा, जितना एरिया तक फैला रहेगा, उस पूरे एरिया को हम उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो अब मिला जुला कर वैद्युत क्षेत्र किस रूप में फैला होता है, तो आंसर क्या है, वैद्युत बल रेखा के रूप में। और ये फिक्स है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर मेरे पास कोई भी आवेशित वस्तु है तो उस आवेशित वस्तु से तुरंत वैद्युत बल रेखा क्या हो जाती है, निकलना स्टार्ट हो जाती है। प्लस आवेशित अगर वस्तु है तो वैद्युत बल रेखा उससे निकलना शुरू हो जाती है। और जितने दूर तक वैद्युत बल रेखा पूरा निकली रहेगी, उस पूरे क्षेत्र को, उस पूरे स्पेस को, उस पूरे रीजन को हम लोग कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। तो मिला जुला कर आपको क्या लिखना है, वैद्युत क्षेत्र। हमको लगता है एकदम कंफर्म हो गए। अब नोट पॉइंट में हमको एक बात लिख लेनी है जो आपको याद कर लेनी है कि अगर मेरे पास कोई भी आवेश है
कोई भी अगर आवेशित वस्तु है तो उस आवेश के चारों तरफ क्या फैल जाता है? वैद्युत बल रेखा। वो अपने चारों तरफ क्या फैला देता है? वैद्युत बल रेखा। उस आवेश के चारों तरफ वैद्युत बल रेखा फैल जाता है। और वैद्युत बल रेखा जितने क्षेत्र तक फैला रहता है उस पूरे क्षेत्र को हम लोग कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। उस पूरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र। इसका मतलब आवेश है तो वैद्युत बल रेखा है, वैद्युत बल रेखा है तो हमें वहां पे वैद्युत क्षेत्र भी प्राप्त होगा। अब उसके क्षेत्र को पता करना है कि वैद्युत क्षेत्र है कि नहीं है, तो हमें एक बाहर से वहां पर बाहर से एक आवेश लाना पड़ेगा। बाहर से आवेश लाएंगे तो यह आवेश तुरंत बल का अनुभव करने लगता है, बल का अनुभव करने लगेगा, बल का अनुभव करने लगेगा। कौन सा बल? वैद्युत बल। कौन सा बल? वैद्युत बल का अनुभव करने लगेगा। तो यही नारा आपको याद करना है ना। फिर से सुनो बेटा, क्या है? अगर मेरे पास कोई आवेशित वस्तु है तो अपनी चारों तरफ क्या फैला के रखता है? वैद्युत बल रेखा फैला कर रखता है। वैद्युत बल रेखा जितने क्षेत्र तक फैला रहता है उस पूरे क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अगर उस वैद्युत क्षेत्र में हम बाहर से कोई आवेशित वस्तु लाकर रख दें तो वह आवेशित वस्तु किसका अनुभव करने लगता है? वैद्युत बल का अनुभव करने लगता है। तो हम एकदम कन्फर्म हो जाते हैं कि उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र है। अगर वो वैद्युत बल का अनुभव नहीं करेगा तो हम कहेंगे उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र नहीं है। तो इस तरीके से एक बार मैं और रिपीट करता हूं कि किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेशित वस्तु वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक, अब हम आते हैं मेन लाइन पर आते हैं। वैद्युत बल को हम कूलाम के नियम में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आज की जो मेरी मेन हेडिंग है, आप वैद्युत बल रेखा पढ़ना है। वैद्युत बल रेखा, वैद्युत बल रेखा का डिफिनेशन बाद में हम बताएंगे। पहले वैद्युत बल रेखा का मूल पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वैद्युत बल रेखा का गुण। तो वैद्युत बल रेखा में अब हम ये बात जान चुके। चलो गुण नंबर 1 हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन एक दो छोटे छोटे बेसिक चीज मैं आपसे पूछता हूं, आप बता दो। तुम बता दो मुझे कि वैद्युत बल रेखा किसके कारण पैदा होता है। तो कहोगे सर पागल होगा, बार बार एक चीज क्यों पूछ रहे हो मुझसे? बता दो। अच्छा भैया गुस्साओं में बता दो। तो तुम कहोगे सर वैद्युत बल रेखा आवेश के कारण पैदा होता है। वेरी गुड, तुमने बोला ठीक तो मैंने बोला ठीक। ठीक, वैद्युत बल रेखा किसके कारण पैदा होता है? आवेश के कारण। वेरी गुड, वाह भाई वाह। फिर आवेश, अब मैं फिर क्वेश्चन पूछने वाला हूं, आवेश कितने प्रकार का होगा? कहोगे सर 2 प्रकार का होता है, एक प्लस आवेश होता है और एक माइनस आवेश होता है। तुमने बोला मैंने माना, तुमने बोला मैंने माना। अब इसमें 2 आवेश है। अब हम प्लस आवेश को हम मानते कि धनी इंसान है। कौन सा इंसान है? धनी। अब माइनस वाले को हम मानते ये कौन सा इंसान है? गरीब इंसान। ये धनी इंसान है और इस वाले को हम गरीब मानेंगे, ये अमीर आदमी है। धनी इंसान है, आई वाला गरीब इंसान है। तो धनी इंसान का काम क्या है? धनी इंसान को एक काम दिया गया है कि आपके पास जो भी धन है वो आप क्या करो? आप उसको लुटाओ। लुटाओ का मतलब गरीबों में दान करो। अब गरीब इंसान का एक काम है कि आपसे बड़ा अगर धनी इंसान मिलता है तो उसका पैसा तुम ले लो, उसका दान ले लो। तो ठीक वैसे ही जैसे धनी इंसान दान करता है, वैसे ही वैद्युत बल रेखा किस आवेश से निकलेगा और किस आवेश की ओर जाएगा। कहोगे सर इसके पास ज्यादा है, तो वैद्युत बल रेखा किस आवेश से निकलता है? प्लस आवेश से निकलकर किसकी तरफ जाता है? माइनस आवेश की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये धनी इंसान है, ये देने का काम करेगा। गरीब इंसान है, ये लेने का काम करेगा। तो चलो पहली प्रॉपर्टी अपने को मिल गई है बेटा। पहली प्रॉपर्टी क्या दी है? एक ही नारा है, यही आपको याद कर लेना है। ठीक,
कौन सी नारा है? तो पहली प्रॉपर्टी ही लिखोगे कि वैद्युत बल रेखा धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। ओरिजिनेट कहां से हो रही है? पॉजिटिव चार्ज से। टर्मिनेट कहां हो रही है? नेगेटिव चार्ज पर। फिर से बोलो, क्या लिखोगे? वैद्युत बल रेखा धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। कौन? वैद्युत बल रेखा। इसलिए अब एक प्रॉपर्टी खत्म हो गया बेटा। अब अगली प्रॉपर्टी मुझे ये पढ़ना है, एग्जाम्पल हमको पढ़ना है। एग्जाम्पल में पहले नंबर का 01 एग्जाम्पल जो हमको पढ़ लेना है। कौन सा एग्जाम्पल पढ़ना है? 01। ठीक हो गया। क्या याद किए? पहली प्रॉपर्टी, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती, प्लस से निकलकर माइनस में जाती, प्लस से निकलकर माइनस में जाती है। चलो, यही नारा है, इसी से आप सारा हम डिफिनेशन क्लियर करेंगे। पहला, इसकी क्या सबसे खास बात है? जब केवल एक बिंदु धन आवेश हो। देख लो, जब केवल एक बिंदु धन आवेश हो। अब हम वैद्युत बल रेखा ड्रा करेंगे, जिसका एग्जाम्पल नंबर क्या है? जब केवल एक बिंदु धन आवेश हो। तो आपके पास केवल एक बिंदु धन आवेश आपने ले लिया, तो धन आवेश का काम क्या है? कि प्लस से निकलना। प्लस का मतलब क्या? प्लस चार्ज से निकलना। तो इस तरीके से आप वैद्युत बल रेखा आप ड्रा कर दोगे। बोलो, इस तरीके से आप वैद्युत बल रेखा को ड्रा कर दोगे। बात समझा? इस तरीके से आप वैद्युत बल रेखा को क्या करोगे? ड्रा कर दोगे। बात समझा गया? बोलो, तो वैद्युत बल रेखा धन आवेश से निकलती है। चलो, एक एग्जाम्पल हो गया। अगला एग्जाम्पल नंबर 2 हम आपसे कहने वाले हैं कि बेटा वैद्युत बल रेखा ड्रा करो 0.2, जब केवल एक बिंदु ऋण आवेश हो। क्या हेडिंग लिखोगे आप? जब केवल एक बिंदु ऋण आवेश हो। तो अब आपके पास एक ही केवल क्या है? बिंदु ऋण आवेश है। एक आपके पास क्या है? बिंदु ऋण आवेश। तो प्लस से निकलना और माइनस की ओर जाना। देखो, तो माइनस अगर केवल लिए हो तो इसकी तरफ ये जाएंगी। तो इस तरीके से अगर ऋण आवेश रहेगा तो आप इस तरीके से वैद्युत बल रेखा प्लॉट कर देंगे। अब एग्जाम्पल नंबर 3, अब कहोगे सर कि आपने एक से केवल प्लस लिया, आपने केवल एक माइनस लिया। अब सर जी, अब दोनों ले लो, प्लस भी ले लो और माइनस भी ले लो। ठीक है बाला। एक एग्जाम्पल नंबर 3 में जैसे जैसे तुम कहोगे वैसे वैसे मैं वैद्युत बल रेखा प्लॉट करूंगा। तो अब बच्चों ने बोला कि सर तीसरी एग्जाम्पल मेरे हिसाब से लिखो। 2 आप अपने हिसाब से लिखे, तीसरा मेरे हिसाब से लिखो। हम बोलो बेटा क्या लिखे? तो बच्चा कह रहा है सर, जब एक बिंदु धन आवेश तथा एक ऋण आवेश हो। जब एक बिंदु धन आवेश तथा एक बिंदु ऋण आवेश हो। चलो ले लो। तो अब तुम्हारे हिसाब से करना है। बताओ, नारा का याद कियो? नारा बोलो। नारा आपने ही याद किया है कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती, तो प्लस से निकलेंगी माइनस की ओर जाएंगी, 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 प्लस से निकलेंगी माइनस की ओर जाएंगी। बोलो, हो गया कि नहीं? तो कहोगे बात सर, आपने तो मेरी बात मान लिया। अब एक बच्चे तो क्लास में बहुत सारे हैं। अब चौथे नंबर का बच्चा क्या कह रहा है कि सर एग्जाम्पल नंबर जो 4 आपका है, अब मेरे हिसाब से खींचो। बोलो, क्या तुम्हारे हिसाब से खींचे? कह रहा कि सर जब दोनों धन आवेश हो। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या बोला? जब दोनों धन आवेश हो। तो जब दोनों धन आवेश अगर आप ले लोगे तो कहोगे सर जी प्लस का मतलब क्या होता है? निकलना। प्लस माने निकलना, तो निकल रहा प्लस माने क्या? निकलना। ओ, अब मैटर फंस गया। ये भी प्लस है निकल रहा है, ये भी प्लस है निकल रहा है, लेकिन प्लस और प्लस के बीच में आप कूलाम लॉ में पढ़े हो क्या होता है? प्रतिकर्षण। किसके किसके बीच में? प्लस और प्लस के बीच में क्या होता है? प्रतिकर्षण। तो जैसे ये निकलेगा, ये इधर वाला बल्लम लेकर पहले से टाइट है और तुरंत बल्लम को भिड़ा देगा। तो मतलब की बात क्या? ये निकलेंगे
तो ये जैसे ये बल्लम लेकर दौड़ाएगा ये भाग पर आएंगे। क्यों बल्लम लेकर ही दौड़ा रहा है? क्योंकि प्लस है और ये भी कौन सा आवेश है? प्लस है। असमान प्रकार का आवेश प्रतिकर्षण करता है। तो जैसे ये निकलेंगे बल्लम लेकर दौड़ा देगा, जैसे ये निकलेंगे बल्लम लेकर दौड़ा देगा। तो अब समझ में आया बात आप लोग को कि जब प्लस आवेश से आप वैद्युत बल रेखा खींचोगे तो ये निकल तो रहा है, लेकिन ये प्रतिकर्षण बल के कारण धक्का मार मार के दूर भगा दे रहा है। इसको धक्का कौन मार रहा है? ये वाला। और इसको धक्का कौन मार रहा है? ये वाला। बात समझे कि नहीं? आप ऐसे समझो जैसे आप तुम दौड़ के तुम जा रहे हो कहीं, भागे पर आए जा रहे हो और आपके सामने एक के बाबा जी बैठे हैं, तो तुरंत बताओ तुम आगे जाओगे कि तुरंत प्रतिकर्षण होके भागोगे? तो जैसे इनको देखोगे, जैसे इन निकले और बाबा जी घर से इसे खाली बैठे थे, टाइम पे मारे भाग पर आए कि नहीं? तो इस तरीके से आप लोग टू द पॉइंट आओ कि अगर दोनों प्लस आवेश रहेगा तो इस आवेश से प्लस माने निकलना, प्लस माने निकलना। लेकिन जब इस आवेश से वैद्युत बल रेखा निकलेगा तो इस आवेश से निकलने वाली वैद्युत बल रेखा क्या करने लगा? जब प्रतिकर्षण, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, जिससे ये दोनों एक दूसरे से दूर भागने लगेंगे। इसी प्रकार इधर निकल कर ऐसे आ जाएगा, इधर निकल कर ऐसे आ जाएगा, इधर निकल कर ऐसे, इसका इधर निकल कर इधर भाग जाएगा। तो इस तरीके से बेटा समझ में आया कि जब दोनों प्लस आवेश रहेंगे तो उनकी वैद्युत बल रेखा आप इस कदर आप खींचोगे। तो एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया। ठीक, अब एक आपको एग्जाम्पल हम और करा देते हैं बेटा, जो जेई 2012 या 13 में पूछा गया है। एग्जाम्पल नंबर 05 है। ये जेई में आपसे पूछा गया है, जेई के एग्जाम में। तो आप लिख लो, इस पॉइंट को लिख लो, या देखोगे बुक में तो 2012 या 2013 के आसपास ये दिया है, दो में से एक साल में दिया है। ठीक, कंफर्म हम नहीं है, लिख लो। लेकिन क्या करोगे? लिख लो, जब इसकी हेडिंग लिख लो आप 55 का, जब तीन बिंदु आवेश, जब तीन बिंदु धन आवेश समबाहु त्रिभुज के कोने पर स्थित हो, जब तीन बिंदु धन आवेश समबाहु त्रिभुज के कोने पर स्थित हो, तो अब ये मान लो आपके पास ये क्या है? समबाहु त्रिभुज है। इसके तीनों कोने पर तीन थे बिंदु आवेश रखे गए हैं, प्लस और प्लस। अभी आपको पता है कि प्लस से निकलेगा दूर भाग जाएगा, प्लस से निकलेगा दूर, क्योंकि जब ये निकलेगा तो ये प्रतिकर्षण करेगा, इससे निकलेगा ये घर भाग जाएगा, इससे निकलेगा। तो इस तरीके से तो आपने अभी इसका प्लॉट करना सीखे हो, तो इस कारण इधर निकलेगा इधर भाग जाएगा। तो अभी आपको अभी मैंने सिखा रखा है बालक, तो इसका कुछ ऐसे आपको हो जाएगा। तो इस तरीके से आप प्लॉट कर दोगे। तो इस तरीके वाला जो भी ऑप्शन आपको मिलेगा उस ऑप्शन को टिक लगा दोगे। अगर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा दूसरी बार हुआ है कि प्लस आवेश को क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। तो इस तरीके से आप लोग वैद्युत बल रेखा के गुण में आप एक हेडिंग पढ़ लिए हो। कौन सा? पहला नारा पढ़ लिए हो कि प्लस आवेश से निकलना और माइनस आवेश पर समाप्त होना। ठीक, जिसका मैंने 4-5 वैद्युत बल रेखा खींच कर आपको दिखा दिया। अब मैं दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ने वाला हूं। आपने क्या पढ़ा है? प्लस से निकल रहा है और माइनस की तरफ जा रहा है। ठीक, तो इसी तरीके से प्लॉट करोगे। अब तुम ये बताओ, ये बंद वक्र बना रहा है कि खुला वक्र बना रहा है? तो कहोगे सर जी ये तो बंद वक्र नहीं है, ये तो खुला वक्र है। अरे बेटा, खुला वक्र कैसे कहोगे खुला वक्र है? तो कहोगे सर बंद वक्र हम तब मानेंगे कि जब कोई चीज बंद, कब मानते? जब कोई चीज कहीं से चले फिर रिटर्न होके वहीं वापस आ जाए, तब हम कहेंगे क्या है? बंद है। तो इस तरीके का अगर कोई सिस्टम बनता है तब तो हम कहते हैं क्या है? बंद है। लेकिन ये प्लस से निकलकर माइनस पर समाप्त हो गया है, इसलिए ये बंद नहीं है, बल्कि ये कैसा है? खुला वक्र है। तो आपको बातें समझ में आ गई। अगर इस तरीके से अगर कोई चीज रहता तो इसको हम लोग बनते हैं बंद, और इस तरीके से कोई चीज रहता तो इसको हम बोलते हैं खुला। क्या बोलते हैं? खुला। तो दूसरी प्रॉपर्टी आपको बेटा मिल गया है क्या? कि वैद्युत बल रेखाएं
खुला वक्र बनाती हैं, न कि बंद वक्र। दूसरी प्रॉपर्टी क्या मिला है? वैद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं, न कि बंद वक्र। चलो अब तीसरी प्रॉपर्टी हम फिर से पढ़ने वाले हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? तो बेटा तीसरी प्रॉपर्टी हमारा एक ही नारा है जो सबको याद कर लेना है। क्या नारा है बेटा? नारा याद करो। कहोगे सर प्लस आवेश से वैद्युत बल रेखाएं निकलकर माइनस आवेश पर समाप्त होती हैं, प्लस से निकलकर माइनस पर समाप्त होती हैं, प्लस से निकलकर माइनस पर समाप्त होती हैं, प्लस से निकलकर माइनस पे समाप्त होती हैं, प्लस से निकलकर। बात समझे कि नहीं समझे? चलो ठीक है सर। तो आप एक ही चीज क्यों सर बार बार बता रहे हो? बेटा नहीं, एक ही चीज में सब चीज है। अब तुम मुझसे बताओ, ये तुम्हारा क्या है? आवेश है। आवेश के पास देखो वैद्युत बल रेखाएं पास पास नजर आ रही हैं। हाँ सर नजर तो आ रही हैं। फिर बेटा तुम बताओ, आवेश से दूर वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर नजर आ रही है। हाँ कहोगे सर ठीक है, आवेश के पास वैद्युत बल रेखाएं इतने जगह में है, लेकिन आवेश से दूर वैद्युत बल रेखाएं इतना जगह में हो गई। तो अब तुमको नजर, अब किसी को एक लैंग्वेज बनाकर लिख दो। क्या लैंग्वेज है? कि आवेश के पास या आवेश के नजदीक वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं, तथा आवेश से दूर जाने पर वैद्युत बल रेखाएं भी दूर दूर होती हैं। बात समझ आया? क्या लिखोगे? आवेश के पास वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं, तथा आवेश से दूर जाने पर वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती हैं। कहोगे सर ये तो बड़ा मजा आया। ठीक, फिर ये तीन प्रॉपर्टीज आपका कंफर्म हो गया है। अब मैं चौथी प्रॉपर्टी में फिर से पढ़ने वाला हूं कि चौथी प्रॉपर्टी क्या होगा। तो फिर से आओ, एक ही नारा है जो सबको बताना है। प्लस से निकलती है माइनस की ओर जाती है, प्लस से निकलती है माइनस की ओर जाती है, प्लस से निकलती है माइनस की ओर जाती है। ठीक, अब देखो, अब यहां पे ये नजर आया है कि आवेश, अब तुम लोग को एक बात जान जाओ कि आवेश के जो पास वैद्युत बल रेखाएं पास पास है, तो जहां वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं उस स्थान पर तीव्रता का मान क्या होता है? ज्यादा। और जहां वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती हैं उस स्थान पर तीव्रता का मान क्या होता है? कम। जैसे आप फैन चालू कर दो, फैन के पास आप अपना हाथ लगाओगे तो हवा के निकलने का जो स्पीड है, तीव्रता है, तुम्हारे हाथ पर ज्यादा लगेगा। और जैसे जैसे तुम हवा से दूर जाओगे, मतलब फैन से दूर जाओगे, हवा का तीव्रता कम होता चला जाता है। ठीक वैसे ही जैसे समरसेबुल से पानी निकल रहा है, एकदम पाइप के पास हाथ रखोगे तो पानी के निकलने की जो तीव्रता है वो तेज होती है, आपके हाथ को ज्यादा प्रेशर बनाकर दूर भगाएगी। लेकिन जैसे ही आप पानी से अपना हाथ दूर करते जाते हो, पानी के निकलने की तीव्रता धीरे धीरे क्या होती जाती है? कम होती जाती है। तो हम लोग यही पाए हैं कि जैसे समरसेबुल के पाइप के पास उसकी तीव्रता अधिक होती है, जैसे फैन से निकलने वाली हवा का तीव्रता फैन के पास ज्यादा होती है, ठीक उसी प्रकार आवेश के पास तीव्रता का मान भी क्या होता है? अधिक। तो आवेश के पास तीव्रता का मान अधिक होता है और आवेश से दूर तीव्रता का मान कम होता है। और हम लोग यही भी जाने हैं कि आवेश के पास वैद्युत बल रेखाएं भी पास पास होती हैं। तो इससे ये मतलब निकला है कि जिस स्थान पर वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं वहां पर तीव्रता का मान अधिक होता है, तथा जिस स्थान पर वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती हैं उस स्थान पर तीव्रता का मान कम होता है। तो चौथे में क्या बेटा लिखोगे? चौथे में ही लिखोगे कि जिस स्थान पर वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं वहां तीव्रता का मान अधिक होता है, तथा जिस स्थान पर वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती हैं वहां तीव्रता का मान कम होता है। कहोगे सर बहुत मजा आ रहा है, 4 पॉइंट तो यूं ही याद हो गया। पहला पॉइंट क्या था? प्लस से निकलना, माइनस की ओर जाना। दूसरा पॉइंट है ये कौन सा वक्र बनाती है? तो खुला वक्र बनाती है। तीसरा पॉइंट आवेश के पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा, आवेश के पास
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा, आवेश से दूर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम। चौथा आपने बताया कि जहां वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती है वहां तीव्रता अधिक होती है, जहां वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती है वहां तीव्रता कम होती है। सर मजा आ गया। जैसे इसी टाइप का एक जेई में एक एग्जाम्पल, हम लोग जेई में बहुत पहले इस टाइप के क्वेश्चन पूछा गया था। मैं उसी टाइप के एक आपको चित्र बनाकर क्वेश्चन में पूछने वाला हूं। अब चलो आप बता दो बेटा, इस वाले पॉइंट को हम मान लेते हैं ए, इस वाले पॉइंट को हम सपोज कर लेते हैं बी। ए पॉइंट की जो तीव्रता है उसको हम मान लेते हैं ई ए, और बी पॉइंट को जो तीव्रता इसको मान लेते हैं ई बी। तो आपसे 4 ऑप्शन पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन आपसे यही पूछा जाएगा। पहला ऑप्शन कि ई ए इज ग्रेटर देन ई बी, दूसरा ऑप्शन पूछा जाएगा ई ए इज लेस देन ई बी। चलो 2 ही ऑप्शन पर हम क्वेश्चन कर लेते हैं। क्लियर है? तो कहोगे सर ईबी का वैल्यू बड़ा होगा, कहोगे सर दूसरा ऑप्शन सही है। मैं पूछूंगा कैसे, तो तुम बोलोगे सर आपने ही तो बताया था कि जहां वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती है वहां तीव्रता का मान ज्यादा, और जहां वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती है वहां तीव्रता का मान कम। इसलिए यहां पर तीव्रता का मान ज्यादा है क्योंकि पास पास है, यहां पे तीव्रता का मान कम है क्योंकि दूर दूर है। ओ वेरी गुड, तब तो बेटा ऑप्शन तुम्हारा सही है। अब इस वाले क्षेत्र को हम लोग कहेंगे प्रबल वैद्युत क्षेत्र। इस वाले क्षेत्र को क्या कहेंगे? प्रबल वैद्युत क्षेत्र। ऐसा क्यों बोलेंगे? तो कहोगे सर जी प्रबल का मतलब होता है ज्यादा, ज्यादा वैद्युत क्षेत्र, तो ज्यादा है तो प्रबल वैद्युत क्षेत्र बोलोगे। इस हिसाब से इस वाले को क्या कहोगे? कम। कम को हिंदी में क्या कहते हैं? दुर्बल वैद्युत क्षेत्र। इस वाले पोजीशन को क्या कहेंगे? दुर्बल वैद्युत क्षेत्र। तो इस तरीके से ये चौथी हेडिंग आप लोगों की कंप्लीट होती है। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 पर हम लोग आते हैं। अब एक बच्चा बहुत होनहार है, वो मन मन क्वेश्चन मुझसे कह रहा है कि सर पास पास है तो ज्यादा है, दूर दूर है तो कम। अब मैं ऐसी वैद्युत बल रेखा खींचूंगा जो न तो, समझ गए ना क्या है, जो न तो पास पास हो और न तो दूर दूर हो। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो कह रहे सर कि हम समांतर वैद्युत बल रेखा खींचूंगा इस तरीके से। अब बताओ कि किस जगह पर वैद्युत क्षेत्र ज्यादा है और किस जगह पर वैद्युत क्षेत्र कम है। यहां पर वैद्युत क्षेत्र मान लो ए है, ई ए, यहां पर वैद्युत क्षेत्र ई बी है। ए भैया, तो वैद्युत बल क्षेत्र न तो पास पास न तो दूर दूर, इसका मतलब न तो ज्यादा न तो कम। अगर ज्यादा नहीं है कम नहीं है तब क्या होगा? तो कहोगे सर तीव्रता का मान समान होगा, न तो ज्यादा न तो कम, न तो इस गली में न तो उस गली में, मिला जुलाकर दोनों की वैल्यू क्या होगी? समान। इसका मतलब है कि अगर वैद्युत क्षेत्र समान है तो ऐसे क्षेत्र को हम लोग कहते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र। क्या कहेंगे? एक समान वैद्युत क्षेत्र। इसे क्या कहेंगे? एक समान वैद्युत क्षेत्र। तब 5वीं हेडिंग क्या बनती है कि यदि वैद्युत बल रेखाएं परस्पर समांतर हो, ब्रैकेट में कभी एक दूसरे को न मिले, कभी एक दूसरे से न मिले। तो आप फिर से सुनो, यदि वैद्युत बल रेखाएं परस्पर समांतर हो तो इसका अर्थ है कि वैद्युत क्षेत्र एक समान है। इसका अर्थ है कि वैद्युत क्षेत्र एक समान है। या तो ऐसे भी लिख सकते हो, एक समान वैद्युत क्षेत्र का अर्थ है कि वैद्युत बल रेखाएं परस्पर समांतर हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र का अर्थ है कि वैद्युत बल रेखाएं परस्पर समांतर हैं। चलो ये 5 पॉइंट आप लोगों को मिल गया। तो अब मैं 6वें नंबर का जो पॉइंट आपको देने वाला हूं बेटा, अब मैंने पाया कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है या वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसको हम ई से नहीं बल्कि वेक्टर ई से दिखाते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किस लेटर से दिखाया जाता है बेटा? तो कहोगे सर जी वेक्टर ई से दिखाते हैं। वेरी गुड। ओ, अब ये वेक्टर का मतलब क्या है? ये कैसी राशि है? तो कहोगे सर जी ये तो सदिश राशि है। फिर तुम कहोगे, मैं पूछूंगा इसके पास क्या क्या है? तो कहोगे सर इसके पास परिमाण भी होगा
और इसके पास दिशा भी होगा। ओ, तो हमको पता है कि सदिश राशि को हम उसकी दिशा बतानी पड़ती है। सदिश राशियों का हमको क्या बताना पड़ता है? दिशा। इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र का हमको अब क्या बताना पड़ेगा? दिशा। तो अब आपसे पूछा जाएगा 6 वाले पॉइंट में कि वैद्युत बल रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर से किधर होगी। तो इसकी जब दिशा वैज्ञानिकों ने इस पर रख रख के जब एक्सपेरिमेंट कर करके चेक किया, तो मान लेते हैं यहां पर प्लस आवेश था, यहां पर क्या था? माइनस आवेश था। तो अब तीर का निशान इस तरीके से आप बनाओगे कि प्लस से निकलना, माइनस की तरफ जाना। तो अब इस पॉइंट पर अगर तुमसे पूछा जाएगा कि वैद्युत क्षेत्र क्या है, तो कहोगे सर इस पॉइंट पर स्पर्शी खींच दो। तो इस पॉइंट पर स्पर्शी खींचोगे तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो जाएगी। अगर इस पॉइंट पर पूछा जाएगा तो इस पॉइंट पर स्पर्शी खींच दो, तो इस पॉइंट पर स्पर्शी की दिशा ये होगी। इस पॉइंट पर पूछा जाएगा तो इधर स्पर्शी खींच दो, तो इस पॉइंट पर स्पर्शी ये हो गया। बात समझ में आई? तो इसका मतलब है कि वैद्युत बल रेखा कि किसी भी बिंदु, चाहे ई वाला चाहे ई वाला चाहे ई वाला कोनो वाला, अब गाना मत गाओ ई है वाला लेंगे ई है वाला लेंगे। अरे भैया, चाहे जहां फिजिक्स में यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, ठीक है। तो क्या बोलोगे? वैद्युत क्या है बेटा? यह है वैद्युत बल रेखा। क्या है? वैद्युत बल रेखा। तो क्या है? किसी भी बिंदु पर क्या खींचे हो? स्पर्शी। तो वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। फिर से बोलो, क्या बोलोगे? वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। तो चलो, ये कौन सी पॉइंट क्लियर हुई? 6 वाला पॉइंट। फिर से बोलो, वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। वेरी गुड, ये 6 पॉइंट आपका क्लियर हुआ। 6 पॉइंट क्लियर होने के बाद ये 7 पॉइंट आएगा। 7 पॉइंट के बाद ये 8 पॉइंट आएगा। ये 7 पॉइंट 2022, ये 8 पॉइंट भी 2022 में आप लोगों से पूछा गया है। और ये दोनों एनसीईआरटी का प्रश्न है। ये दोनों एनसीईआरटी के बुक में ये प्रश्न पूछा गया है। यूपी बोर्ड के 2022 में आया है। मतलब की बात है, इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? बोलो। कहोगे सर एक तो पहली बात की एनसीईआरटी पूछा है, दूसरी बात यूपी बोर्ड ने भी पूछा है, तो इंपॉर्टेंट है कि नहीं? कहोगे सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप तो केवल इंपॉर्टेंट है लिख रहे हो। अब 7वीं पॉइंट बेटा क्या है? आप लोग पहले एक ही नारा है जो सबको याद कर लेना है। क्या नारा है? बोलो बोलो। कहोगे सर पहिल का नारा प्लस से निकलना माइनस की ओर जाना, प्लस से निकलना माइनस की ओर जाना, प्लस से निकलना माइनस की ओर जाना, प्लस से निकलना। अब तुम जितने भी वैद्युत बल रेखा खींचे हो तो तुम एक चीज कहीं नहीं पाए हो। पूछो कौन सा? पूछो 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 कौन सा? पूछ लो कौन सा? अरे सर आप बता दो ना, क्या बार बार पूछो पूछो कौन सा? पूछो पूछो कौन सा? मार के रख दिए, मार के रख दिए आप। चलो ठीक, तो मैं बता ही देता हूं। कभी तुम ये नहीं पाए हो कि कोई भी दो वैद्युत बल रेखा एक दूसरे को कहीं कट कर रही? कहीं पाए हो? जितनी भी वैद्युत बल रेखा आपने ड्रा किया है, ये वाली स्टेटमेंट आप कहीं नहीं पाए हो। कौन सा? कि कोई भी दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है? 7वीं प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा? 7वीं प्रॉपर्टी है। 7वीं प्रॉपर्टी में क्या लिखोगे? कि कोई भी दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ठीक, कोई भी दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। अब कहोगे सर जी इसका कारण बताओ। इसका कारण भी पूछा है। चलो ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये दोनों वैद्युत बल रेखा एक दूसरे को काटती हैं। सपोज कर लेते कि मान लो काटती हैं, तो काटने जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु को हम लोग कहते हैं हिंदी भाषा में कटान बिंदु। हिंदी भाषा में कटान बिंदु। काट दिए काट दिए काट दिए, कटान बिंदु। ठीक, अब आपसे पूछा जाएगा कि बेटा
तुम वैद्युत बल रेखा देख रहे हो, तो कहोगे ठीक है सर। हम पूछेंगे इस पर आप स्पर्शी खींचो। क्या खींचो? स्पर्शी, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा को तुम दिखाओ। तो कहोगे सर पहला वाला वैद्युत बल रेखा ये है, तो इस वैद्युत बल रेखा के लिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस बगल होगा। बहुत बढ़िया। एक बंदा दूसरा आएगा, बच्चा बोलेगा सर ये वैद्युत बल रेखा है, इस वैद्युत बल रेखा के लिए वैद्युत क्षेत्र का दिशा इधर होगा। बहुत बढ़िया है। अब आप एक बात बताओ हमको, अगर आप इस समय मेरे कोचिंग में एसकेडी स्टडीज में पढ़ रहे हो, तो क्या तुम अपने घर पे हो सकते हो? तो कहोगे सर नहीं। मैं बोलूंगा नहीं तुम अपने घर पर हो, तो कहोगे सर पागल है क्या? ये असंभव वाली बात है कि एक इंसान एक टाइम पर दो जगह नहीं हो सकता है। क्या आप रिप्लाई करोगे? कहोगे सर जी एक इंसान एक टाइम पर दो जगह नहीं रह सकता है। ठीक, अब तुम बताओ जिस तरीके से एक इंसान एक टाइम पर दो जगह नहीं रह सकता है, उसी पर बताओ एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र दो जगह रह सकता है? कहोगे सर नहीं, असंभव है, असंभव है। अब बात समझ में आई है? तो क्या आपने पाया? तो एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा आपको मिल रही है, जो कि अपने आप में खुद में क्या है? असंभव है। तो इससे सिद्ध होता है कि कोई भी दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। क्लियर है? तो आप इसे लैंग्वेज में अपनी भाषा में क्या लिखोगे बेटा? ये लिखोगे कि सेंटेंस कि कोई भी दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। क्योंकि कौन सा बिंदु है? कटान। क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्शी खींची जा सकती है। सही सही है। क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्शी खींची जा सकती है, जो एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा को प्रदर्शित करती हैं, जो कि असंभव है। फिर से एक बार बोलो, क्या लिखोगे? कहोगे सर क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्शी खींची जा सकती है, कटान बिंदु पर दो स्पर्शी खींची जा सकती हैं, जो वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा को व्यक्त करेंगी, जो कि अपने आप में जो कि असंभव है। तो इस आधार से हम कह सकते हैं कि कोई भी दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। सर एकदम बहुत बढ़िया से, बहुत मजा आया, एकदम जबरदस्त तरीके से आपने हमको बता दिया, खतरनाक तरीके से बता दिया। हम लोग अपने आप में आपकी फिजिक्स पढ़कर जहर बन चुके हैं। ठीक, चलो अब 7वीं एसआईपी तो आपका हो गया, 7वां हो गया। अब हम नंबर आते हैं 8वां। 8वां ये कह रहा है बेटा कि अगर आपके पास कोई भी अगर आवेश है, जैसे प्लस आवेश है, तो आवेश से जो वैद्युत बल रेखाएं निकल रही है तो कंटिन्यूअस निकलती रहती है, कंटिन्यूअस आगे बढ़ती रहेगी, निकल रही तो आगे बढ़ती रहेगी। इस तरीके से ये निकल रही तो आगे इस तरीके से बढ़ती रहेगी, ये निकल रही है तो आगे बढ़ती रहेगी। ओह, इसका मतलब वैज्ञानिकों ने तब एक लैंग्वेज दिया। क्या दिया? कि वैद्युत बल रेखाएं सतत होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? सदैव सतत होती हैं, कंटिन्यूअस होती हैं। ये डिसकंटिन्यूअस नहीं होती हैं, अर्थात ये कभी टूटती नहीं है। टूटने का इन द सेंस क्या है कि निकल गई, रुक गई, टूट गई, ये वाला टूट गई है, फिर आगे बढ़ी, टूट गई। देखो ये तो गैसिंग आ गया ना, इसका मतलब टूट गई। तो इस तरीके वाला सिस्टम कभी नहीं पाया जाता है। तो आपने 8वां पॉइंट में क्या लिखोगे बेटा? वैद्युत बल रेखाएं सदैव सतत होती हैं, अर्थात ये कभी नहीं टूटती हैं, ये कभी नहीं टूटती हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं सदैव सतत होती हैं, अर्थात ये कभी नहीं टूटती हैं। अब ये 2022 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपी बोर्ड में। एक पहला वाला, इसके पहले वाला 1 पॉइंट में था, ये 2 पॉइंट में आपसे पूछा गया था। ठीक, अब इसका कारण पूछा जाता है कि वैद्युत बल रेखाएं क्यों कभी नहीं टूटती हैं। तो इसको ये पाया गया कि अगर मेरे पास कोई भी आवेशित वस्तु है तो ये फिक्स है कि उसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र है, उसके चारों तरफ क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र है, इसका मतलब वैद्युत बल रेखा है। वैद्युत बल रेखा है, कंटिन्यूअस है, इसका मतलब क्या है कि टूट नहीं रही है।
तो इसका बस एक ही अर्थ है कि वैद्युत बलरेखा कभी नहीं टूटती है। अर्थात यह अगर वैद्युत बलरेखा अगर टूटती, हम मान लेते यदि वैद्युत बलरेखाएं टूटती तो वह वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति को व्यक्त करती है। किस चीज को? यानी कि हम कह रहे हैं कि यहां पे टूट गई, इसका मतलब क्या? वैद्युत क्षेत्र है ही नहीं। टूट गई इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र है ही नहीं। तो आप शाब्दिक अर्थ इसका क्या है कि वैद्युत बलरेखाएं कभी नहीं टूटती हैं। अर्थात इसका अर्थ है कि अगर वैद्युत बलरेखाएं टूटती तो वह वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति को व्यक्त करती हैं। क्या लिखोगे? यदि वैद्युत बलरेखाएं टूटती हैं तो वह वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति को व्यक्त करती हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। अर्थात वैद्युत बलरेखाएं सतत होती हैं। अर्थात वैद्युत बलरेखाएं क्या होती हैं? सतत होती हैं। ठीक, तो ये वाली पॉइंट आपका कंफर्म हो गया। ये 8 पॉइंट हमने आपको पढ़ा दिया। अब हम 9वां पॉइंट जो आपको 9 पॉइंट जो मैं पढ़ाने वाला हूं, इस पर जेई ने भी क्वेश्चन पूछा है, तो हम आते हैं इस पॉइंट पर, हम आते हैं 9 पॉइंट। ठीक, अब मेरे पास हमने एक ही नारा मेरा था कि प्लस माने अमीर इंसान, प्लस का मतलब क्या समझे थे? धनी इंसान। माइनस का मतलब क्या होता है? गरीब इंसान, गरीब इंसान। तो अब अमीर का यह खासियत है कि इसके पास जितना पैसा होगा सब दान करेगा, इसके पास जितना पैसा होगा दान करेगा। और गरीब की एक खास बात है कि जितना दान में पाएगा सारे पैसे को लेगा। अमीर का क्या खासियत है कि जितना होगा दान करेगा। गरीब की खास बात है जितना दान में पाएगा सब का सब ये लेगा। ये देने का काम कर रहा है और ये किसका काम कर रहा है? देने का। यही ना पहला वाला नारा था कि प्लस आवेश देता है माइनस आवेश लेता है, ये लेने का काम कर रहा है। अब तुम बताओ ये कब ज्यादा से ज्यादा देगा? तो इसका आंसर क्या है? जब इसके पास ज्यादा से ज्यादा पैसा होगा। जब इसके पास ज्यादा से ज्यादा पैसा होगा तो इसका मतलब यही है कि धन आवेश से कब वैद्युत बलरेखा की संख्या ज्यादा से ज्यादा निकलेगी। कब धन संख्या ज्यादा होगा? तो जब आवेश का मान ज्यादा होगा। यदि आवेश का मान जितना ज्यादा होता है उससे उतनी ही ज्यादा संख्या में वैद्युत बलरेखा निकलती है। जैसे आप 5 वाट का बल्ब जलाओ तब प्रकाश की किरण की संख्या गिनो, और 10 वाट का बल्ब जलाओ तब प्रकाश की किरण की संख्या गिनो। तो 5 वाट से कहीं ज्यादा 10 वाट वाला निकालेगा, 10 वाट से कहीं ज्यादा 15, 15 वाट से कहीं ज्यादा 20 वाट। ठीक उसी प्रकार कि वैद्युत बलरेखा की संख्या किस पर डिपेंड करती है? आवेश के परिमाण पर। किस पर डिपेंड करती है? आवेश के परिमाण पर। तो इससे यही पता चला है 9वें पॉइंट में कि वैद्युत, लिख लो आप, क्या लिखोगे बेटा? वैद्युत बलरेखाओं की संख्या, वैद्युत बलरेखाओं की संख्या आवेश के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होती है। वैद्युत बलरेखाओं की संख्या, वैद्युत बलरेखा की संख्या किसके अनुक्रमानुपाती होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। वैद्युत बलरेखाओं की संख्या आवेश के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कि अगर आवेश का परिमाण ज्यादा है तो संख्या का वैल्यू भी क्या होगा? ज्यादा होगा। या उल्टा, अगर वैद्युत बलरेखा की संख्या कहीं ज्यादा मिल गई तो हम कहेंगे वहां पर आवेश का मान भी ज्यादा है। जैसे आपसे एग्जाम्पल में हम जो एग्जाम्पल देते हैं वो जेई का एग्जाम्पल हम लोग दे रहे हैं। ये मान लेते हैं यहाँ पर इस तरीके के ये सिस्टम चल रहा है। बात समझ रहे? इस तरीके का ये सिस्टम चल रहा है। ठीक, चलो ठीक है। इस तरीके का इस वाले जगह पर जो आवेश है Q1 है, इस वाले जगह पर जो आवेश है Q2 है। अब मैं पूछूं सर जी कि Q1 धन आवेशित होगा कि ऋण? तो कहोगे सर Q1 तो धन आवेशित होगा। क्यों? क्योंकि Q1 ने वैद्युत बलरेखा को निकाल रहा है। अब मैं पूछूं सर Q2 कौन सा आवेशित है? तो कहोगे सर Q2 वाला जो मेरा है ये ऋण आवेशित है। Q2 वाला कौन सा आवेशित है? ऋण, क्योंकि आवेश को ले रहा है। कंफर्म हो? ठीक। अब मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछने वाला हूं ये पूछने वाला हूं, मॉड ऑफ Q1 इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ Q2।
दूसरा ऑप्शन मैं देने वाला हूं मॉड ऑफ Q1 इज लेस देन मॉड ऑफ Q2। तो आप जल्दी से बता दो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। तो कहोगे सर मेरे हिसाब से तो पहला ऑप्शन सही है। अब मैं पूछूंगा कि क्यों तुम्हारे हिसाब से पहला ऑप्शन सही है। तो कहोगे सर Q1 का वैल्यू इसलिए ज्यादा है क्योंकि Q1 पर वैद्युत बलरेखा की संख्या ज्यादा है। कैसे ज्यादा है। तो कहोगे सर पागल हो क्या, बार बार एक प्रश्न काहे पूछ रहे हो, गिन लो। अच्छा गिनो भैया, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ। तो इस पर वैद्युत बलरेखाओं की संख्या कितनी है, 8। यहां गिनो 1 2 3 4। तो यहाँ पे वैद्युत बलरेखाओं की संख्या कितनी है, ओनली 4। तो यहाँ पर संख्या ज्यादा, इसका मतलब आवेश का वैल्यू ज्यादा। संख्या कम तो आवेश की वैल्यू भी कम। तो इससे क्या अर्थ निकलता है, Q1 ग्रेटर देन है किससे, Q2 से। और Q1 और Q2 का रेशियो भी पूछ सकता है। तो Q1 अपान Q2 अगर पूछा जाए तो 8/4 इक्वल टू 2/1। तो 2 और 1 का रेशियो मिल जाएगा। यानी Q1 ज्यादा है किससे, Q2 से। क्यों Q1 ज्यादा है, क्योंकि Q1 से निकलने वाली वैद्युत बलरेखा की संख्या ज्यादा है। Q2 कम है, क्यों, क्योंकि इस पर कम से कम वैद्युत बलरेखा आ रही है। ठीक, तो इस तरीके से आपने 9 नंबर का ये पॉइंट पढ़ लिए हो। अब मैं 10 नंबर का जो पॉइंट पढ़ने वाला हूं, इस पर भी जेई ने क्वेश्चन पूछा है। 10 नंबर की जो पॉइंट पढ़ने वाला हूं, इस पर भी जेई ने क्वेश्चन पूछा है। तो मैं 10 नंबर का पॉइंट पढ़ने वाला हूं। अब क्या पढ़ने वाला हूं बेटा, जल्दी जल्दी आप एक बार रिवाइज मार लो। 5 मिनट के अंदर फिर से रिवाइज मारो और फिर स्टार्ट कर दो लिखना। एकदम धुरंधर तरीके से कहो सर मैं बहुत मस्त हूँ, बहुत मजे से समझ में आ रहा है, एकदम मैं अपने आप में जहर बन चुका हूँ। आप सर आगे पढ़ाओ। अरे बाप रे बाप, जब तुम जहर बन चुके तो आगे आगे ये है बेटा कि वैद्युत बल चालक, मान लेते मेरे पास एक चालक है, कोई भी चालक ले सकते हो, प्लस आवेश से आवेश भी ले सकते हो, माइनस आवेश से। तो चालक से जो वैद्युत बलरेखाएं किस प्रकार निकलती हैं, अगर धन आवेशित चालक है तो वैद्युत बलरेखा निकलेगी। तो कैसे निकलती हैं, उनकी क्या दिशा होती है निकलने का। तो आंसर यही है कि किसी भी चालक से वैद्युत बलरेखाएं सदैव लंबवत होती हैं। कैसे होती हैं, सदैव लंबवत होती हैं। किसी भी चालक से वैद्युत बलरेखाएं सदैव लंबवत होती हैं। ओ सर थोड़ा इसको चित्र में दिखाओ, आप नहीं समझे हम। वाह भाई वाह, वेरी गुड। नहीं समझ में आया तो अब समझते हैं। अब ये मान लेते हैं मेरे पास क्या है, सपोज कर लेते हैं मेरे पास चालक है और कौन से आवेश से आवेशित है, प्लस आवेश से आवेशित है। तो वैद्युत बलरेखा इससे क्या होंगी, निकलेंगी। पक्का कहोगे सर पक्का, लेकिन कैसे निकलेंगी। तो अभी हमने पढ़ा कि किसी भी चालक से वैद्युत बलरेखाएं लंबवत होती हैं। तो इससे लंबवत ऐसे निकलेंगी, इस बगल भी लंबवत निकलेंगी, इस बगल भी लंबवत। तो चालक से हमेशा वैद्युत बलरेखाएं कैसे निकलती हैं, लंबवत निकलती हैं। तो प्लस है तो लंबवत निकलेंगी। कहोगे सर अब माइनस आवेश ले लो आप, ये माइनस है तो माइनस की तरफ वैद्युत बलरेखाएं जाती हैं। तो देखो तीर बनाकर माइनस की तरफ जा रही हैं, तीर बना रहे हैं माइनस की तरफ क्या हो रही है, जा रही हैं। लेकिन कैसे प्रवेश करेंगी, लंबवत प्रवेश करेंगी। कैसे, लंबवत। बात पक्के हो गई, बात पल्ले पड़ गई। कहोगे यस सर मुझे समझ में आ गया। और अगर तुमको मान लो ये 2 एग्जाम्पल मैंने दिखा दिया, तुम्हारी टेट अगर नहीं भरती है तो एक और एग्जाम्पल की हम सामना करते हैं। ये मान लेते प्लस आवेश से आवेशित प्लेट रखे हो और ये माइनस आवेश से आवेशित ये प्लेट आपने रखा है। तब कहोगे सर प्लस से लंबवत निकलेंगी, माइनस की तरफ लंबवत जाएंगी, प्लस से लंबवत निकलेंगी, माइनस की तरफ लंबवत जाएंगी, प्लस से लंबवत निकलेंगी, माइनस की ओर लंबवत जाएंगी। ये आप इस तरीके की भाषा तब बोलने लगोगे। बहुत बढ़िया, गे 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 गे। अब ये मान लेते मेरे पास एक गोला है। अब कहोगे सर इससे प्लॉट करो। ओ वेरी गुड, ये प्लस आवेश से आवेशित, मैंने ठीक इसी टाइप का जेईई में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक
इसी टाइप से जेई में क्वेश्चन पूछा गया है। पुराने टाइम के किताब में देखोगे तो आपको दिखेगा। तो अब ये लंबवत है तो ये सेंटर है, तो प्लस माने निकलना, तो सेंटर से लंबवत निकलेगा, क्योंकि अब गोला पर पहले स्पर्शी खींचते हो तब लंबवत खींचते हो, ये लंबवत है। यहां से है तो यहां पे आपको स्पर्शी पहले खींचना पड़ेगा, तो ये लंबवत है। से यहां पर स्पर्शी खींचकर लंबवत आपको बनाना पड़ेगा। बोलो लंबवत। यहां से है तो स्पर्शी खींच के लंबवत आपको बनाना पड़ेगा। इस तरीके से क्लियर है। यहां पर है तो आप ऐसे खींच के, ऐसे स्पर्शी खींच के लंबवत बनाएंगे। तो इसी टाइप का एक ऑप्शन इसमें सही था। ये देखो हम स्पर्शी खींच के लंबवत बना दिए। तो ये वैद्युत बल रेखाएं हमेशा कैसे निकलती हैं? किसी भी चालक से वैद्युत बल रेखाएं लंबवत होती हैं। कन्फर्म हो? चलो ये 9 नंबर का जेई में पूछा गया था क्वेश्चन, ये 9 नंबर का आपका सही हो गया। अरे 10 नंबर। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं 11 नंबर का प्रॉपर्टी। ठीक, आप लोग बेटा हमको एक प्रश्न का जवाब दो। सर आप बार बार हम लोगों से प्रश्न पूछ रहे हो, क्या बात है? सर बता दो बेटा। पूछो सर, पूछो आप। तो कहो। अब मैं पूछ रहा हूं कि प्लस आवेश एक दूसरे पर कौन सा बल लगाते हैं? सर इतना आसान मत पूछो, शर्मा रही है, नहीं बताओ। तो तुमने कहा कि सर प्लस आवेश एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाती है। सर इसमें क्या नई बात आपने बनाया? ये तो मैं कूलाम लॉ में पहले से पढ़ चुका हूं। नहीं बेटा, नई बात अब है कि प्लस आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। लेकिन क्यों? Why two positive charge are repelled to each other? क्यों दो प्लस आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते? कारण। अरे सर आप तो मजाक कर बैठे, ये तो कूलाम लॉ में आप हमको बताए नहीं थे, आपकी गलती है। चलो बेटा, अगर मेरी गलती है तो मैं फिर से बता देता हूं। सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो भूला नहीं कहलाता है। हमने नहीं बताया तो फिर से मैं बता रहा हूं। चलो क्वेश्चन क्या है कि दो प्लस आवेश क्यों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं? तो बेटा इस चीज का जवाब, जब हम दो प्लस आवेशों को लेकर, कितने आवेशों को लेकर? जब दो प्लस आवेशों को लेकर वैद्युत बल रेखा प्लॉट किया गया तो इस तरीके का सिस्टम पाया गया। इस तरीके का सिस्टम पाया गया। बोलो ठीक, इस तरीके का सिस्टम। तो ये देखा गया कि ये दोनों आवेश की ये लंबाई है। क्या है? लंबाई। लंबाई के कैसे जा रहे हो? लंबवत। तो जैसे जैसे लंबाई के लंबवत तुम जा रहे हो, ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ये दोनों एक दूसरे से क्या जा रही हैं? दूर जा रही हैं। और दूर जाने वाले इंसान को हम कहते हैं कि मेरे और उसके बीच में प्रतिकर्षण हो गया है। दूर जाने वाले इंसान में हम ये कहते हैं कि मेरे और उसके बीच में प्रतिकर्षण हो गया है। तो अब आप क्या पाओगे? तो जब दो धन आवेशों को लेकर के वैद्युत बल रेखा हम लोग प्लॉट करते हैं तो क्या पाते हैं? आवेश की लंबाई। क्या है? आवेश की लंबाई के कैसे? लंबवत जाने पर वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से दूर हटती हैं। एक दूसरे से दूर हटती हैं। इससे यह अर्थ निकलता है, इससे स्पष्ट होता है कि दो समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इससे यह अर्थ निकलता है कि दो समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। चलो बेटा, इन्वर्टेड कामा में क्या लिखोगे? एक लाइन में हम बोल रहे हैं वन लाइनर आंसर, कि क्या लिखोगे? लिख लो, लिख लो वैद्युत बल रेखा की लंबाई के लंबवत दिशा में, वैद्युत बल रेखा की लंबाई के लंबवत दिशा में वैद्युत बल रेखा एक दूसरे से दूर हटती हैं। वैद्युत बल रेखा एक दूसरे से दूर हटती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि दो समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि दो समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। वैद्युत बल रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि दो समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक,
अब बच्चों के मन में, एक तो मैंने बताया, तब से बच्चा उठा, कहा सर अब हमको पता है कि आप 12वां प्रॉपर्टी क्या पढ़ाने वाले हो। बोलो क्या पढ़ाने वाला हो? कहोगे सर आप 12th वाली जो प्रॉपर्टी या 12 नंबर की जो प्रॉपर्टी आप पढ़ाने वाले हो, यही पढ़ाने वाले हो कि सर आप यही क्वेश्चन पूछोगे कि जिस तरीके से विपरीत समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते उस तरीके से तो आप बताइए कि समान प्रकार के आवेश क्यों आकर्षित करते हैं। अरे यार तुम लोग तो बड़ा तेज हो। अब हमको इसमें क्या जानना है बालक कि समान प्रकार के आवेश क्यों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक, क्या पढ़ना है? समान प्रकार के आवेश क्यों एक दूसरे को आकर्षित करते। ओ ठीक, तो अब क्या करना है, जब हम जब विपरीत प्रकार के आवेशों को लेकर वैद्युत बल रेखा खींचा गया, किसको लेकर बेटा? दो विपरीत प्रकार के आवेशों को लेकर जब वैद्युत बल रेखा खींचा गया तो क्या पाया गया? तो यह पाया गया कि जिस प्रकार एक लचकदार डोरी ले लो, लचकदार डोरी को तुम खींच कर छोड़ दो, तो लचकदार डोरी की एक खास बात क्या होती पता है? पूछो क्या सर, बता दो क्या? तो वे सिकुड़ने लगती है। लचकदार डोरी को खींच कर अगर छोड़ देते तो क्या होने लगती है? सिकुड़ने लगती है। तो ठीक वैसे ही जब हम एक प्लस आवेश को और एक माइनस आवेश को लेकर के वैद्युत बल रेखा जब खींचा गया तो वह लचकदार डोरी की भांति, किसकी भांति? लचकदार डोरी की भांति क्या करने लगी? सिकुड़ने लगी। लचकदार डोरी की भांति सिकुड़ने लगी। बात समझ में आया? तो इससे सिकुड़ने का मतलब होता है प्यार करना, एक दूसरे को आकर्षित करना। तो इसका मतलब वे आकर्षण कर रही हैं। क्या कर रही है? आकर्षण। चलो एक लाइन में आंसर क्या लिखोगे? तो लिख लो वैद्युत बल रेखाएं लचकदार डोरी की भांति सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, वैद्युत बल रेखाएं लचकदार डोरी की भांति सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि दो विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो कहोगे सर हम लोग क्लास 12 में पढ़ते हैं और 12 में पढ़ते हैं तो 12 प्रॉपर्टी बस बताओ, 12 से 13 प्रॉपर्टी मत करो। क्लास 12 में हम लोग पढ़ते हैं तो 12 प्रॉपर्टी होना चाहिए। लेकिन नहीं, सर तो मनबय नहीं करेंगे। सर कहेंगे नहीं, 12 तुम पढ़ रहे हो तो 12 के बाद तुमको नीट का एग्जाम देना होता है बेटा, जेई का एग्जाम देना होता है, सीयूटी का एग्जाम देना होता है। तो 12 तक तो 12 का पढ़ो, लेकिन इसके लिए भी कुछ तैयार होकर जाओगे। तो बच्चे बोले सर मजा आ गया, ये वाली बात तो आपने बताकर सही कर दिया। तो एक अब कौन सी पॉइंट पढ़ने वाले हैं बेटा? 13 पॉइंट है। ये किसी भी चालक के अंदर, किसी भी जैसे ठोस चालक गोला हो, क्या हो? ठोस चालक गोला हो या खोखला गोला। अभी गोला में चालक भी होता है और अचालक भी हो सकता है। ठोस चालक गोला हो या तो क्या हो? खोखला गोला हो। खोखला गोला को हम लोग कह सकते हैं गोलीय ठोस। क्या कह सकते हैं? गोलीय ठोस। ठीक, गोलीय ठोस भी कह सकते हैं। तो अगर इस टाइप का कोई भी अगर आपने सिस्टम लिया है तो उसके अंदर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है, वैद्युत क्षेत्र को जो वैल्यू आता है उसकी वैल्यू अंडा होता है। अंडा माने 0, उसकी वैल्यू क्या होता है? अंडा मीन्स 0। तो किसी भी चालक गोला के भीतर या खोखला गोला के भीतर, या आपने खोखला बेलन लिया है और बेलन लेकर दोनों तरफ से आपने अगर इसको ढक दिया है, पूरी तरीके से एकदम बंद कर दिए हो, तो किसी बंद पृष्ठ के भीतर किसी बंद पृष्ठ के भीतर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसकी वैल्यू क्या पाते हैं हम लोग? 0। तो इसके अंदर गोलीय कोष के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत
क्षेत्र का जो वैल्यू होता है, इसके किसी भी पॉइंट पर आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे सर हर एक पॉइंट पर जीरो होता है। लिखो, किसी गोलीय कोष के भीतर स्थित प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। इसकी एक और खास बात क्या है बेटा, कि जब आप इसके अंदर कोई आवेशित वस्तु ले जाकर रख दोगे तो उस आवेश पर लगने वाला बल का भी वैल्यू क्या पाओगे, जीरो। उस आवेश पर लगने वाले बल का भी वैल्यू आप लोग क्या पाओगे, जीरो पाओगे। ठीक इस तरीके से ये वाली लाइन आप लोग को एकदम कंफर्म हो चुकी है। जैसा कि एक क्वेश्चन आप लोगों को नीट में पूछा गया है, तो ये नीट और जेई में भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक, और यूपी बोर्ड में भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन सब आपको तीनों मैच कर जाएगा। जैसे मैं स्पेशली मैं नीट वाला क्वेश्चन पूछने वाला हूं, ठीक, जो नीट ने किया था, बाकी उन सब का भी आंसर वही आएगा। जैसे लिख लो एक गोला, जैसे हम क्वेश्चन पढ़े करते, एक गोला है जिसका रेडियस क्या है, आर है। अब गोले के केंद्र O से 3r/2 दूरी पर स्थित एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। ठीक, तो इस गोले के केंद्र से r/2 दूरी पर तीव्रता का मान क्या होगा, हुइज गब्बर। वाट का मतलब हुइज गब्बर। तो यानी कि r/2 दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो पूरी क्वेश्चन में बोल दूं, लिख लो एक गोला जो एक समान रूप से आवेशित है, एक गोला जो एक समान रूप से आवेशित है और इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। आगे यदि गोले के केंद्र से 3r/2 दूरी पर, गोले के केंद्र से 3r/2 दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई हो, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई हो, तो इसके केंद्र से r/2 दूरी पर तीव्रता का मान क्या होगा। r/2 दूरी पर तीव्रता का मान क्या होगा। ये बेटा r है तो r/2 का मतलब गोले के अंदर की गोले के बाहर, कहोगे सर r/2 का मतलब है गोले के अंदर। ठीक है, वेरी गुड। अब गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तुम कितना पाते हो, जीरो, क्योंकि आवेश क्या पाते हो, जीरो। तो कौन सा आंसर सही है, तो पहला ऑप्शन जीरो आंसर सही था। कंफर्म हो बेटा। अब ये क्यों जीरो हुआ है, इसको जब हम गॉस थ्योरम पढ़ेंगे तब वहां पर आपको बताया जाएगा कि जीरो क्यों आया है। इसका एक्सप्लेनेशन गॉस थ्योरम में पढ़ाया जाएगा। तो इस तरीके से ये वाली हेडिंग आपको एकदम कंफर्म हो चुकी है, क्लियर हो चुकी है, बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। आप कहोगे सर हम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया, हम लोग अपने आप में जहर बन चुके हैं। एक बार सर आप मुझे रिवाइज करा दो, पूरा 100% मेरे दिमाग में घुस जाए। चलो 100% रिवाइज में आते हैं, तो रिवाइज हम जल्दी जल्दी करते हैं। वैद्युत बल रेखाएं प्लस आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है, यस सर। वैद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं, एक हो गया। दूसरी पॉइंट क्या, वैद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती है, सर यस सर। तीसरी पॉइंट क्या है, आवेश के पास वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं, आवेश से दूर वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती हैं, कहोगे सर यस सर। फिर जहां वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं वहां तीव्रता का मान अधिक होता है, और जहां वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती हैं वहां तीव्रता का मान कम होता है, कहोगे यस सर। फिर अगला बात आप बोलोगे सर कि वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है, कहोगे यस सर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इस यात्री का, कोई भी दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, कहोगे सर यस सर। क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्शी खींची जा सकती है जो वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा को व्यक्त करती है, जो कि असंभव है, कहोगे सर यस सर। अगला कहोगे, अगला 2022 वाला क्वेश्चन क्या है कि वैद्युत बल रेखाएं सदैव सतत होती हैं अर्थात ये कभी टूटती नहीं है, कहोगे सर यस सर। अगर ये टूटती तो वह उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति को व्यक्त करती है जो कि ऐसा, जबकि ऐसा नहीं होता है, कहोगे यस सर।
और एक जेई वाला क्वेश्चन किस पर पूछा गया था बेटा कि वैद्युत बल रेखाओं की संख्या आवेश के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होती है। कहोगे सर यस सर, जहां ज्यादा से ज्यादा वैद्युत बल रेखाएं निकली वहां आवेश का मान ज्यादा जरूर होगा। अगर आवेश का मान ज्यादा है तो ज्यादा से ज्यादा वैद्युत बल रेखाएं वहां से निकलेंगी। कहोगे सर यस सर। अब का किसी भी चालक से वैद्युत बल रेखाएं लंबवत होती हैं। अगर प्लस है तो लंबवत बाहर की तरफ निकलेंगी, अगर माइनस है तो लंबवत अंदर की तरफ प्रवेश करेंगी। कहोगे सर यस सर। आगे आप बोलोगे, कहोगे सर कि वैद्युत बल रेखाएं अपने लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं। क्या? अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं। लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। फिर कहोगे सर विपरीत प्रकार के वैद्युत बल रेखाएं लचकदार डोरी की भांति सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कहोगे यस सर। किसी भी गोलीय कोष के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। कहोगे सर यस सर। इस तरीके से ये वाली हेडिंग आपका क्लियर हो चुका है। तो कच्चा बाबा का नाम लेकर के जय श्री कच्चा बाबा, धन्यवाद।